हे हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग कर रहे हैं काइनेमेटिक्स और इसमें मोशन एंड स्ट्रेट लाइन पोर्शन में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कैलकुलस का पार्ट होता है, हमने कंप्लीट कर लिया है। जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस जो स्पीड का पोर्शन था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में आज इक्वेशन का पोर्शन ये भी हमने कल कंप्लीट किया था, लेकिन आज इक्वेशन और मोशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उसे भी एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। पहले हमारा मेन मोटिव होगा जितने वेरायटी के क्वेश्चन मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं पॉसिबल, उन सारे क्वेश्चंस को कवर करना। चलिए शुरू करते हैं, बिकॉज जितना जल्दी हम जितना ज्यादा सवाल बनाएंगे, हमारे सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। बोला है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। S1 S2 S3 Sn तक चलना है, इसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा आपको बताना है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया रेस्ट से, यानी कि u का वैल्यू हो जाएगा 0 और जो डिस्प्लेसमेंट s बराबर होता है वो कितना हो जाता है, ये हो जाता है ut प्लस में हो जाता है हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें देखोगे कि इसका वैल्यू u का वैल्यू 0 पुट कर दोगे, ये t हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये वैल्यू हो गया मेरा हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ डिस्प्लेसमेंट पहला S1 की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, दिस इज 1 का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू होगा डिस्प्लेसमेंट a/2 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर S2 लिखना पड़े तो ये क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, एंड दिस इज 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट S3 लिखना हो तो a/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 9a/2 हो जाएगा। तो अगर आप रेशियो यहां से निकालते हो, S1 रेशियो क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि सारे रेशियो में a/2 और a/2 कॉमन है, यानी कि 1 रेशियो 4 रेशियो 9 हो जाएगा। और ये क्या देगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो दिया है यहाँ पे कंसेक्यूटिव 1 सेकेंड में, ये वैल्यू यहाँ पे मिल जा रहा है, यानी कि 1 रेशियो 4 रेशियो 9 हो जाएगा। यानी कि इन जनरल मुझे लिखना पड़े तब देखोगे, नोटिस करोगे तो दरअसल में ये दिया है 1 का स्क्वायर दिया है, ये 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये 3 का स्क्वायर दिया है, अगला क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिसे याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चलना शुरू करता है तो उस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड में, वो दरअसल में उसका जो भी टाइम है उसका सीधा स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो कितना हो जाएगा 16 रेशियो 25। एंड दिस वे आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड में, वापस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगला पॉइंट है यहाँ पे जो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, बोला कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, इसमें बताइए। अगेन ये दिया पहला 1 सेकंड, दूसरा 1 सेकंड, तीसरा 1 सेकंड। इसका कहने का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेकंड का मतलब पहला 1 सेकंड में, दूसरा 1 सेकंड में, तीसरा 1 सेकंड में, चौथा 1 सेकंड में, ये इसका मतलब होता है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड में होता है, तो हर 1 सेकंड में निकालना है। यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं। वी मे कॉल इट इक्वल टाइम इंटरवल। समझ गए बात, इसका नाम होता है इक्वल टाइम इंटरवल। कैसे निकालेंगे, तो देखो इक्वेशन होता है एस nth बराबर में कितना हो जाता है u प्लस, ये हो जाता है a/2 हो जाता है, साथ में 2n-1 हो जाता है, तो ये हो जाता है u प्लस में कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2n-1 होगा। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है प्रोपोर्शनल कैसा हो रहा है, 2n-1 का हो रहा है। यानी कि फर्स्ट सेकंड का अगर हम निकालते हैं तो फर्स्ट सेकंड का कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, 2 into 1 हो जाएगा, माइनस में 1, यानी कि वैल्यू हो जाएगा a/2। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं सेकंड सेकंड में कैलकुलेट करने जाऊं तो ये वैल्यू हो जाएगा a/2 हो जाएगा, 2 into क्या होगा 2 माइनस 1, तो 2 to 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, दिस इज 3a/2 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू थर्ड सेकंड में अगर निकाले जाओगे तो वैल्यू हो जाएगा a/2 हो जाएगा, 2 into 3 माइनस में 1 हो जाएगा, यानी 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5a/2 हो गया। इसका मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो निकालेंगे यहाँ पे, तो रेशियो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशियो। तो रेशियो अगर मैंने निकाला यहाँ से तो पूरे के पूरे रेशियो में देखोगे a/2 यहाँ भी कैंसिल, a/2 और a/2 यहाँ भी कैंसिल, तो बचेगा a1 रेशियो 3 रेशियो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगले में बढ़ोगे तो 7 हो जाएगा। दरअसल में ये जो दिया है ये रेशियो ऑफ ऑड नंबर है क्या, ये रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, वो बेसिकली रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव जो ऑड नंबर्स होते हैं उसका होता है। तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर ये फैक्ट आपको याद है तो कोई भी कंफ्यूजन उसमें नहीं होगा। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गिवन रेशियो। बोला S5/S6 है, S10/S10 दिया हुआ है। अगेन आपको याद कराने के लिए कि S5 लिखा हुआ है, यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा S बराबर ut प्लस कितना हो जाता है हाफ a t स्क्वायर होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो यानी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा t,
प्लस में क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकम्स हाफ ए टी स्क्वायर। और वहीं पे nth का बात करेंगे, एस nth का बात करेंगे, तो एस nth में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होता है। इक्वेशन यूज करना है आपको, u प्लस में a/2 करना है और साथ में करना है 2n-1 करना है। u का वैल्यू 0 दिया है, ये वैल्यू हो जा रहा है a/2 और ये कितना हो जा रहा है 2n-1 हो जा रहा है। सो द एस nth इज इक्वल टू सिंपली a/2 इंटू 2n-1 हो गया। समझ गए? दिस इज द वेरी बेसिक थिंग, सबसे आसान चीजें यहाँ पे हो गई। क्या करना है, अब क्या करना है, अगला जो पॉइंट है यहाँ पे, अगला जो पॉइंट मेरा दिया हुआ है, ये पॉइंट में करना है S5/S6, S6 का बात करना है। S5 का बात करेंगे तो यहाँ क्या करना है, t का वैल्यू 5 पुट कर देना है, तो 1/2 हो गया a हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा a/2, 6th सेकंड है तो यहाँ n का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 2 इंटू 6 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, a/2 और a/2 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 टू जाओगा 12 माइनस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 11 होगा क्या। हियर यू विल हैव 25 डिवाइडेड बाई 11। तो ये हमारा वैल्यू एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करके यहाँ पे बन जा रहा है, ए इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a/2 इंटू 2 इंटू 6 माइनस 1, तो 25/12-1 यानी 25/11 हो गया। करेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बढ़िया, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे चलेंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हमारा दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है, किसमें S10/S10 निकालना है यहाँ पे। S10/S10 जब निकालोगे तो ये क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पे n का वैल्यू, t का वैल्यू यानी कि 10 पुट करेंगे, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और S10 की जगह पे क्या करना है, यहाँ भी n का वैल्यू 10 पुट कर देना है, 2 इंटू 10 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 से 10 20 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, मतलब वैल्यू होगा 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 19 होगा कि नहीं होगा। जब ये वैल्यू रखेंगे 10 का स्क्वायर और नीचे में कितना होगा 2 इंटू 10-1, तो 100/19 हो जाएगा, और ये मेरा रेशियो आ जा रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट ये समझना है कि फॉर्मूला को कितना क्विकली हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और कितना क्विकली अप्लाई कर सकते हैं, और यही जाके हमारा जो दिमाग है उसको सही तरीके से चलाएगा और हमारा जो रिजल्ट है उसको सिक्योर करेगा। अगला जो पॉइंट दिया है, कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फोर्थ हाफ सेकंड। दिस इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। ये फोर्थ सेकंड नहीं बोला है, फोर्थ हाफ सेकंड बोला है। फोर्थ हाफ सेकंड का बेसिकली मतलब क्या होता है, पहले इसको जरा समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्थ हाफ सेकंड? देखो, पूरा का पूरा जर्नी है, इसे डिवाइड करना है कैसा, 4 हाफ सेकंड में इसको डिवाइड कर देना है। जैसे मान लिया कि हमारा ये क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ये हुआ पहला वाला हाफ सेकंड, ये हुआ दूसरा हाफ सेकंड, ये हुआ तीसरा हाफ सेकंड, और ये क्या होगा चौथा हाफ सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट हाफ सेकंड, ये हो जाएगा सेकंड हाफ सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड हाफ सेकंड, और ये क्या हो जाएगा फोर्थ हाफ सेकंड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द दिस इज द टाइम इंटरवल। ये कैसा है, टाइम इंटरवल है जिसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। पॉइंट समझेंगे जरा, यहाँ पे पॉइंट को समझेंगे। फोर्थ हाफ सेकंड का मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। जब ये डिस्टेंस निकालना है तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं, क्या स्टार्टिंग से लेके 4 से 4 हाफ सेकंड में चला, और स्टार्टिंग से जो 3 हाफ सेकंड में चला, ये डिस्टेंस घटा देंगे। जैसे ये हो गया हाफ सेकंड, हाफ सेकंड, हाफ सेकंड, हाफ सेकंड, 4 बार हाफ सेकंड मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 2 सेकंड होगा क्या, और 3 बार मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 1.5 सेकंड होगा ना। एक्चुअली फोर्थ हाफ सेकंड का मतलब होगा कि 1.5 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक चला, वो 1.5 सेकंड से 2 सेकंड तक चला, इस इंटरवल में जितना डिस्टेंस चला इसे हम फोर्थ हाफ सेकंड कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, क्या कर देना है S2 माइनस S1 कर देना है, क्योंकि चल कहां से रहा है, रेस्ट से चलना शुरू किया है। तो इक्वेशन क्या यूज किया होगा हमने, इक्वेशन यूज किया होगा S बराबर ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर, यानी कि रेस्ट से चला तो ये हो गया 0, प्लस में हो जाएगा हाफ में AT स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू भी तो दे रखा है, कितना दे रखा है 2, ये भी पुट कर लो यहाँ पे, हाफ इंटू 2 हो जाएगा, और इंटू में टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दरअसल में 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया टी स्क्वायर हो गया ना। तो टी स्क्वायर मतलब शुरू से 2.5 सेकंड, शुरू से चलना है 2 सेकंड चलना है ना, तो 2 सेकंड यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे। फोर्थ हाफ सेकंड का मतलब ये होता है, फोर्थ हाफ सेकंड का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब 3 हाफ सेकंड से लेकर चौथी हाफ सेकंड के एंड तक। चौथा हाफ सेकंड का मतलब 2 सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज टी स्क्वायर डिस्टेंस का वैल्यू मेरा आया है, माइनस में हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4, 1.5 का स्क्वायर 225 हो जाएगा ना, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2.25 होता है, तो घटा देने पे कितना आ जाएगा वैल्यू मेरा 1.75 मीटर आ जाएगा।
मतलब समझ रहे हो ना कि इसमें एक एक सेकंड का इंटरवल नहीं दिया था, इसलिए हम लोगों ने वो फॉर्मूला यूज नहीं किया। मेरा वो जो फॉर्मूला है ना, फॉर 1 सेकंड टाइम इंटरवल दिया, और यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है, लेस देन 1 सेकंड है। इसलिए हमको बहुत फंडामेंटल तरीके से बेसिक से बनाना होगा, और ये बेसिक अगर आपको समझ में आएगा तभी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया, समझ गए? ग्रेट, सुपर। अब चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस पॉइंट में क्या कह रहा है? इस पॉइंट में कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving with a constant acceleration. It covers 2 meter distance in first 2 second, then 14 meter distance in next 4 second. Find out the velocity after 7 second. बहुत बढ़िया। पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पार्टिकल के बारे में सिर्फ क्या बोला है कि चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, चलने के लिए इसको बोल दिया है, तो ऑब्जेक्ट चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। और इसके बारे में क्या बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है, ए कांस्टेंट दिया। कवर डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकंड, मतलब पहला 2 सेकंड में अगर बात करें तो कितना डिस्टेंस चला है? 2 मीटर चला है, और चलने में टाइम कितना लगा है? 2 सेकंड का समय लग गया है। एंड देन 14 मीटर डिस्टेंस इन नेक्स्ट 4 सेकंड, मतलब यहां से जो डिस्टेंस चला है वो कितना है? 14 मीटर है, और ये चलने में समय क्या लगा है? 4 सेकंड है। बहुत बारीकी से इस सवाल को समझना है, बिकॉज काफी फंडामेंटली आपका जो कैलकुलेशन करने का जो एप्टीट्यूड होता है, कैसे सवालों का अप्रोच करें सो दैट आपका कैलकुलेशन का भी प्रिसाइज हो, एक्यूरेट हो, और आसानी से कैलकुलेट होकर आपको मिल जाता है। ये सवाल वो पार्ट है जो आपको सिखाता है कि इक्वेशन लगाने से पहले रुक के सोचना है, रैंडम इक्वेशन नहीं लगाना है। सवाल ने बोला कि चलना शुरू करता है और पहला 2 मीटर ही डिस्टेंस कवर करता है, कितने टाइम में? 2 सेकंड में चलता है। एंड देन 14 मीटर डिस्टेंस चलता है नेक्स्ट 4 सेकंड में। ध्यान से शुरू स्टार्ट करना है सवाल के बारे में जरा। हम बार बार इक्वेशन लगाने में दिक्कत होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को स्टार्टिंग से ही एक बार में लगाते हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए दिया है, ये पॉइंट बी दिया है, और ये सी दिया है। हम क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन को लगा देते हैं, कहां से कहां? ए से बी तक लगाते हैं। पहले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या लगा दोगे? एस बराबर यूटी हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, एटी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले वाले केस में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना दिया? 2 मीटर दिया हुआ है। यू का वैल्यू पता नहीं, टाइम का वैल्यू 2 सेकंड दिया है, प्लस में हाफ हो गया, एक्सेलरेशन ये हो गया, और टाइम का कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एस का वैल्यू 2 हो जाएगा, और यू इंटू टी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हो गया, और ये टाइम कितना होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यानी कि 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू यू हो जाएगा 2u, और प्लस में कितना होगा? 2 इंटू ए हो जाएगा, यानी कि वैल्यू u प्लस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। अरे कट गया, इसलिए 1 रखा, इसका भी कटा, अब आगे वाले का भी कट गया। देखो अब इक्वेशन कहां से कहां लगाओगे? ए टू सी लगा दो। इक्वेशन एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 2 सेकंड, डिस्टेंस 2 मीटर, यहाँ पे रख दिया, सॉल्व हो गया, आ गया ना। इक्वेशन बी से सी मत लगाओ, ए से सी लगाओ। इक्वेशन ए से सी लगाओगे, टाइम कितना होगा टोटल? 4 और 2 6 सेकंड ना हो जाएगा। ए से सी में बात करेंगे, टाइम कितना हो जा रहा है? 4 प्लस 2 सेकंड हो जा रहा है, टोटल टाइम आ जाएगा ना यहाँ पे। तो टोटल टाइम कितना हो गया मेरा? 6 सेकंड हो गया यहाँ पे। और वहीं पे ए से सी तक चले गए, और ए से सी तक चले गए तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये वैल्यू हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 16 मीटर हो जाएगा। सो इफ यू अप्लाई द इक्वेशन, कौन सा? एस बराबर यूटी, प्लस में क्या हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 16 हो जा रहा है, बराबर यू का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, ये तो निकालना है ना, लेकिन टाइम पता है कितना है? 6 दिया है, प्लस में क्या हो जाएगा? हाफ, एक्सेलरेशन हो गया ए, और ये कितना होगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 यू हो जाएगा, प्लस 36 को 2 से करोगे तो कितना होगा? 18 हो जाएगा ना। 6 का स्क्वायर 36 2 करोगे 18 हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। 8 बराबर कितना हो जाएगा? 3 यू हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा? 9 ए होगा कि नहीं होगा? 3 से और डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8/3 बराबर कितना हो जाएगा? यू प्लस क्या हो जाएगा? 3 होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, मतलब मेरे पास इक्वेशन हो चुका है u प्लस 3a बराबर कितना हो जाएगा? 8/3 होगा, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन दिया है u प्लस a, वैल्यू कितना दिया है? 1, इक्वेशन नंबर 2 दिया है। दोनों को ऐड, इसमें पहले से दूसरे को क्या कर दो? माइनस कर दो। u से कैंसिल हो गया, 3a में से a गया तो कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू हो जाएगा 8/3 माइनस 1, यानी कि 8 में से 3 घटाओगे तो 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाउ मच? तो 5/3 टू जा 6 हो जाएगा, 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और जब एक्सेलरेशन का वैल्यू मेरा आ गया तो कोई भी इक्वेशन ले लो, फॉर एग्जांपल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 चले जाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में चले जाएंगे तो u का वैल्यू पता है नहीं है मुझे, a का वैल्यू पता हो गया, 5/6 दिया है, बराबर में कितना है? 1 है, यानी कि u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 5/6, 6 माइनस 5 कितना होता है? 1, डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 1 माइनस 5/6 यानी कि 6 माइनस 5 हो गया 1,
तो वैल्यू हो गया 1/6। सो नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ इनिशियल स्पीड एज वेल एज एक्सेलरेशन। बोला गया कि बताइए स्पीड का वैल्यू 7 सेकंड पे कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, बोलेंगे अब तो कुछ भी पूछो बता देंगे। इक्वेशन लगाएंगे v बराबर u प्लस कितना हो जाएगा 80, और u का वैल्यू जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वैल्यू कितना है मेरा 1/6 दिया हुआ है, प्लस जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया कितना दिया है 5/6 दिया है, और जो टाइम मेरा दिया हुआ है कितना दिया है, टाइम का वैल्यू 7 सेकंड दिया हुआ है। यानी कि नीचे में 6 एलसीएम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 7 से 5 करोगे तो कितना होगा 35 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू होगा 36 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। सॉल्व करने से मेरा वैल्यू आ जाता है 6 मीटर पर सेकेंड आता है। तो जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी था जो हमसे पूछा गया था, ऑल्दो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व था, लेकिन आराम से कैलकुलेट करने पे ही हमारा जो सवाल है वो सॉल्व होकर इजिली आंसर की तरफ पहुंच जा रहा था, कोई भी तरह का परेशानी यहाँ पे नहीं हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसका नाम होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लिया आपने कि कोई भी व्हीकल है, इसे आप चला रहे हो, कोई भी व्हीकल है इसे आप चला रहे हो, चलाते चलाते क्या हुआ कि लगा कि आपको ब्रेक लगाना चाहिए क्योंकि आपकी गाड़ी को रोकना है। तो रोकने के लिए ऑब्वियस सी बात है क्या लगाना पड़ता है, मुझे ब्रेक लगाना पड़ता है, तभी तो चलती हुई गाड़ी रुकती है ना। अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो चलती हुई गाड़ी रुकेगी कैसे। ब्रेक लगा दी यानी कि ब्रेक क्या प्रोड्यूस करेगा, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। तो जहां पे आपने ब्रेक लगाया वहां से चलते चलते वो पॉइंट जहां पे पहुंचने पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इस डिस्टेंस को स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। आई रिपीट, जहां पे आपने ब्रेक लगाया वहां से चलते चलते वो पॉइंट जहां पे नेट वेलोसिटी 0 हो जाता है उसे कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। इक्वेशन क्या लगा देंगे इसमें, v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। जहां पे रुका वेलोसिटी हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है अपना v नॉट दिया है, स्क्वायर हो जाएगा। ब्रेकिंग है तो रिटार्डेशन हो गया, ये कितना हो जाएगा 2as हो जाएगा। तो यहां से आप लिखोगे 2as, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा v नॉट स्क्वायर, यानी कि s जो दिया है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट s का वैल्यू कितना हो जाएगा v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। कोई भी मूविंग व्हीकल है उसे ब्रेक लगाते हो, जहां पे जाके रुकता है तो डिस्टेंस निकालते हैं स्टॉपिंग, तो वैल्यू होता है v नॉट स्क्वायर बाई 2a होता है। अब जरा सा एक बात यहाँ पे ध्यान से देखना है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, इसमें ब्रेकिंग का जो सिस्टम होता है तो फिक्स होता है ना। तो दरअसल में स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, v नॉट स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इनिशियल स्पीड जितना ज्यादा होगा, आप ब्रेक लगाओगे तो उतना ज्यादा दूरी पे जाने के बाद वो रुकेगा। इनिशियल वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा ब्रेक लगाने के बाद उतना ही ज्यादा दूरी पे जाके वो रुकेगा। यानी कि दो केस में मान लो कि पहले केस में जो व्हीकल था वो कितना से चल रहा था, ये v1 से चल रहा था, तो जाके रुका कितनी दूरी पे, s1 दूरी पे रुका। और दूसरे केस में जो व्हीकल दिया वो कितना से जा रहा है, v2 से जा रहा है, और ये जाके कितनी दूरी पे रुका है, ये दूरी s2 पे रुक गया है। तो अगर हम s1 s2 का रेशियो निकालने जाए, फॉर एग्जांपल s1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज v1 स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और s2 का वैल्यू आप निकालोगे तो हो जाएगा v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर आपको पता चलेगा कि s1 बाई s2 अगर आप निकालते हो, s1 बाई s2 का मतलब होता है v1 स्क्वायर बाई कितना हो जाता है 2a हो जाता है, और ये हो जाता है v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है 2a हो जाता है। 2a कैंसिल हो जाएगा, तब देखोगे कि यहाँ वैल्यू कितना हो जा रहा है मेरा v1 बाई v2 जो दिया है इसका स्क्वायर हो जा रहा है। ध्यान से देखना, v1 बाई v2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो हुआ है यानी कि s1 बाई s2 स्टॉपिंग डिस्टेंस दो केस में आ रहा है, वो v1 बाई v2 के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड एक छोटा सा सवाल है, ये हमें देखना पड़ेगा। बोला है कि ट्रक मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर है। एक ट्रक दिया है जो चल रहा है कितनी स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो ट्रक है मोशन करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। क्लियर है। अब बोला गया है कि इसके बोला कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो अप्लाई करता है ब्रेक में वो 2 मीटर है। इफ द सेम ट्रक इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी हमने पढ़ा है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो दरअसल में वेलोसिटी का जो रेशियो होता है ना, इसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो v2 का जो वैल्यू होता है कितना दिया है 72 दिया है, और v1 का वैल्यू कितना दिया है 36 दिया है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना, 36 से 72 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो यानी कि s2 का जो वैल्यू हो जाएगा 4 टाइम्स s1 होगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स, और s1 कितना चला था 2 मीटर चला था, यानी कि दूसरी दफा ये चलेगा तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा इसे, 8 मीटर की दूरी इसे तय करनी पड़ेगी। कितनी चलनी पड़ेगी, 8 मीटर की डिस्टेंस इसे ट्रेवल करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। जहां से ब्रेक लगाया आपने और जहां पे जाके फाइनली रुक गया उसे कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है, इसका नाम होता है स्टॉपिंग टाइम होता है। स्टॉपिंग टाइम का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट दिया है, आपने ब्रेक लगाया है, ब्रेक लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट चलते चलते जाएगा और किसी पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा। यहां से चला और चलते चलते गया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जा रहा है। तो जहां पे रुका है, ध्यान से देखो, वेलोसिटी कितना है, v नॉट दिया है, और जहां से चल के यहां तक पहुंचने में जो समय लगता है, यानी कि ब्रेक लगाने का काम शुरू हुआ t बराबर 0 पे, और इसके रुकने का काम जो कंप्लीट हुआ और t बराबर t पे हो गया। तो जो टी टाइम लगता है जिसमें काम होता है, इसी को ब्रेकिंग स्टॉपिंग टाइम कहते हैं। इक्वेशन क्या लगाएंगे, v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस एटी हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है चलना शुरू किया था कितना से, v नॉट से, तो जहां पे रुका वेलोसिटी 0 हो गया, u के जगह पे v नॉट हो गया, एक्सेलरेशन के जगह पे ये हो जाएगा, टाइम t हो जाएगा। तो यहां से देखोगे टाइम t का वैल्यू कितना हो जाएगा, टाइम t का वैल्यू हो जाएगा v नॉट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ही होगा क्या, अरे टाइम t का वैल्यू कितना हो जाएगा, v नॉट डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि रुकने का जो समय होगा इनिशियल वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितना तेज तुम चल रहे होगे, जितनी रफ्तार में तुम चल रहे होगे, अगर रुकने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा वक्त तुमको लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा, जितनी रफ्तार से तुम चल रहे होगे, तुम अगर रुकने की कोशिश करोगे तो वक्त उतना ही ज्यादा तुमको यहाँ पे रोकने में लग जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि पहले केस में जो ऑब्जेक्ट चला कितना से, एक बार चला v1 से, और एक बार चला कितना से, v2 से चला। v2 से चला तब मान लीजिए टाइम t2 लगा, v1 से चला तो टाइम कितना लगा, t1 लग गया यहाँ पे। तो t1 का वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा v1 बाई कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। t2 का वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा v2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। इसका मतलब टाइम का रेशियो अगर मुझे निकालना हो दोनों केस में, t2 बाई t1, तो ये कितना हो जाएगा, v2 बाई g हो जाएगा, डिवाइडेड बाई v1 बाई कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया और टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा v2 डिवाइडेड बाई v1 हो जाएगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर ब्रेक लगाते हो उसे रोकने के लिए, तो रोकने में जो वक्त लगता है वो भी इनिशियल स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ज्यादा स्पीड होगा तो रोकने में जो समय लगेगा वो भी क्या होगा, ज्यादा लग जाएगा। जैसा कि मेरे सामने एक सवाल है, जिस क्वेश्चन में क्या कहता है कि अ ट्रक मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर 2 सेकंड्स। इफ द सेम ट्रक इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड, देन फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो क्या होता है, देन फाइंड द स्टॉपिंग टाइम। तो हमको पता है ना कि टाइम का जो रेशियो होता है, यानी कि t2 बाई t1 होता है, ये दरअसल में जो इनिशियल स्पीड था दो केस में, इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो दूसरे केस में स्पीड कितना हो जा रहा है, 144 हो जा रहा है ना, और ये कितना हो जा रहा है, 36। 36 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 30 से 4 120, 6 4, हाँ 4 हो जाएगा। यानी कि दूसरे केस का टाइम कितना हो जाएगा, तो वैल्यू 4 टाइम्स टाइम t1 हो जाएगा। यानी कि 4 टाइम्स हो गया, और टाइम t1 कितना लग रहा है पहले वाले को, 2 सेकंड लग जा रहा है। यानी कि वैल्यू जो लगेगा इसको रोकने में, ये वैल्यू 8 सेकंड के बराबर लग जाएगा। यानी कि अगर जो ब्रेक लगाते हैं तो जो आपका मूविंग है कार, इसे रोकने में कितना समय लगेगा, ये समय 8 सेकंड का यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट, क्लियर है। चलो वन मोर क्वेश्चन, ये सवाल जेईई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस सवाल इज वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर द नीट एग्जाम। बोला कि स्कूटर एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट a1 एंड देन रिटार्ड्स एट अ कांस्टेंट रेट a2 फॉर टाइम t2 एंड कम्स टू रेस्ट, देन करेक्ट वैल्यू ऑफ t1 बाई t2 कितना हो जाएगा। ये बात यहाँ पे देखना है। देखो जरा ध्यान से, ये रेशियो अपने पास दे रखा है। सवाल बहुत आसान है, फंडामेंटल तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे, जैसे हमने ऐसा मान लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट दिया है कितना से चल रहा है, इनिशियल स्पीड कितना हो जा रहा है इसका, 0 हो जा रहा है, और एक्सेलरेशन कितना दिया है, a1 दिया हुआ है, और यहाँ पे पहुंच गया फाइनली, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, और रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, a2 हो गया। और ये क्या है, यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी v हो जाएगा ना, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। a से b जाने का टाइम कितना लगता है, t1। अब b से c जाने का टाइम कितना लगता है, t2 लगता है। a से b जाने का टाइम t1, b से c जाने का टाइम t2 लगता है। सबसे पहले इक्वेशन कहां से कहां लगा देंगे, ए टू बी जाने का जो समय होता है ये इक्वेशन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा v बराबर u प्लस एटी हो जाएगा। बी पे पहुंचेंगे तो वेलोसिटी v हो गया, और इनिशियली 0 था, प्लस एक्सेलरेशन a1 था, टाइम t1 था। यानी कि v का वैल्यू कितना हो जाएगा, a1 t1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बोला फाइनली तो c पे रेस्ट पे आ रहा है ना, कहाँ इक्वेशन लगाएंगे फाइनली, अब लगा देंगे b टू c का लगाएंगे इक्वेशन। फिर से इक्वेशन करना पड़ेगा, v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस एटी हो जाएगा। तो v बराबर u प्लस एटी का मतलब फाइनली तो रेस्ट में आ गया। और u जो यहाँ पे होगा दरअसल में पॉइंट p पे के जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का, वही ना b टू c के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा।
यानी कि पॉइंट बी पे वेलोसिटी कितना दिया है, तो वैल्यू हो जाएगा मेरा a1 t1 दिया है, और यहाँ पे रिटार्डेशन a2 हो जा रहा है, तो माइनस कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से इक्वेशन आ गया मेरा a1 t1 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, a2 t2 हो जाएगा। और जो सवाल में पूछा गया हमसे, वो कितना पूछा गया है, ये चाहिए मुझे t1/t2 का वैल्यू। तो ये ऑब्वियस ही बात है, रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, a2/a1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से जो रेशियो है, ये मेरा वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गया, बहुत ही आसानी से इक्वेशन का यूज करके। तब नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है छोटा सा, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ। देखो ध्यान से, ग्राफ का जब बात करते हैं ना, तो ग्राफ अगर कहीं पे भी देखते हो आप, पूरे काइनेमेटिक्स में, हमें 4 तरह के ग्राफ पढ़ना है। पहला ग्राफ कौन सा पढ़ना है, पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ना है, जो एक्स और टी के बीच में हो जाएगा। दूसरा ग्राफ पढ़ना है वेलोसिटी टाइम, जो किसके बीच में है, भी एंड टी के बीच में होगा। तीसरा ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, जो ए एंड टी के बीच में होगा। और एक मिक्स्ड टाइप का ग्राफ है। कोई भी ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसमें हमको 2 चीजें जाननी होती है। ध्यान से सुनना बात, कहीं पर भी बात करोगे ना ग्राफ का, ग्राफ में हमें हर वक्त 2 ही चीज निकालना होगा। एक तो निकालना होगा ग्राफ का एरिया, और एक निकालना पड़ेगा मुझे ग्राफ का स्लोप, चाहे सवाल कोई भी हो, आपको यही 2 चीज निकालना है, बाकी कुछ नहीं। एरिया मतलब समझते हो, रेक्टेंगल ट्रायंगल में डिवाइड करके एरिया निकालेंगे। स्लोप का मतलब tan थीटा निकालते हैं, वहां से स्लोप का वैल्यू है मेरा आ जाता है। समझ में आई बात। जैसे स्लोप निकालने जाते हो तो कोई भी लाइन दिया है ना ऐसा, अरे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दिया है ना, तो ये एंगल थीटा बनता है ना, तो इसी का tan थीटा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। एम बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। और एम का वैल्यू क्या हो सकता है, स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, स्लोप का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, स्लोप का वैल्यू 0 हो सकता है। ये 3 चीजें स्लोप के बारे में इनएविटेबल चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सेम अप्लाइड विद द एरिया, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा दिया है। देखो इन्फॉर्मेशन याद रखना, किस ग्राफ से क्या याद रखते हैं। सबसे पहला ग्राफ जो मेरा दिया होता है, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे, तो सबसे पहला ग्राफ कौन सा हो जाएगा, द वेरी फर्स्ट ग्राफ इज पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है। पोजीशन टाइम ग्राफ कहीं पर भी दिया हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम या पोजीशन वर्सेस टाइम कुछ भी दिया हो, इस ग्राफ में क्या निकालते हैं हम लोग, कहीं पर भी ग्राफ दे दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ भी दे रखा है, व्हाटएवर ग्राफ मतलब नहीं है, इससे एक ही चीज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो दिया होगा ना, स्लोप क्या देता है, स्लोप का वैल्यू इसका वेलोसिटी देता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी का वैल्यू दे देता है। और कुछ नहीं करना इसमें, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्टली काउंट करके निकाल लेंगे, लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू होगा, स्लोप से फटाफट फाइंड करेंगे, यहां से मेरा आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब देखो कि अगर ग्राफ आपका दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ में कैसा दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ में आपका ग्राफ दिया हुआ है एक्स हो गया और ये टी हो गया, और ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, तो ग्राफ पैरेलल हो गया टाइम एक्सिस का, इसका मतलब स्लोप कितना हो गया, 0। स्लोप 0 मतलब कैसा हो गया, रेस्ट में हो गया, और रेस्ट में हो गया मतलब ऑब्जेक्ट का कोई वेलोसिटी यहाँ पे नहीं होगा, v का वैल्यू 0 हो जा रहा है, बिकॉज स्लोप का वैल्यू क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे 0 हो जा रहा है। ग्रेट, चलो पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। इसके बाद जो दूसरा ग्राफ होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे 2 तरह की चीजें देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें 2 इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। इधर में वेलोसिटी हो जाएगा और इधर में टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहीं पर भी दिया हुआ है ना, आप इसका एरिया निकालोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर निकालोगे तो क्या देगा, इसका एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना बात, इसका एरिया क्या देता है, तो एरिया देता है मुझे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। और वहीं पे जब आप स्लोप निकालते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो स्लोप क्या देता है, तो स्लोप हो जाता है मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू। एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से यही 2 इंफॉर्मेशन हमें याद रखना है। और थोड़ा सा वैल्यू एडिशन के तौर पे इसमें एक और छोटा सा पॉइंट याद रखना है, कि पॉइंट क्या होता है कि जब एरिया आप कैलकुलेट कर रहे होते हो, जब आप एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हो, तो क्या याद रखना है, एरिया में याद रखना है कि जो एरिया ऊपर में होता है उसे पॉजिटिव लेते हैं। दिस इज टी एंड दिस इज भी। तो अगर मान लेते हैं ऐसा दिया है ग्राफ, सपोज दिस इज द ग्राफ, ऊपर का एरिया मान लीजिए A1 दिया और नीचे का एरिया क्या दिया है, A2 दिया है, V वर्सेस T दिया है। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखने को बोला जाए इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट लिखने समय क्या करना है कि ऊपर का जो एरिया दिया है उसे क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है,
यानी कि A1 और नीचे के एरिया को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, A2 लिखना है। अगर इसी में मुझे निकालना हो डिस्टेंस का वैल्यू, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि ऊपर का एरिया भी पॉजिटिव और नीचे का एरिया भी पॉजिटिव लेना है, और यहाँ से डिस्टेंस मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। सो इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो एरिया होता है मेरा क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर एरिया में साइन इंक्लूड कर देते हैं तो, और साइन को इग्नोर कर देते हैं तो सिर्फ मुझे क्या मिलता है, डिस्टेंस मिल जाता है, मतलब ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव लेंगे। और स्लोप जब निकालोगे आप, तो स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। सो दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या पढ़ा हमने, वीटी ग्राफ पढ़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा। अगला जो पॉइंट दिया है ना, इस पॉइंट का नाम क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होता है, तो एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ में होता है बच्चा कि इसका तुम निकालते हो सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालते हो और कुछ नहीं निकालते हो। और एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया देता है क्या होता है, ये मुझे देता है चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या देता है मुझे, ये मुझे चेंज इन वेलोसिटी देता है। चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी देता है। यानी कि अगर आपके पास v वर्सेस t ग्राफ दिया है, अगर आपके पास v वर्सेस t जो ग्राफ है ये दे रखा है, तो इस ग्राफ में अगर जब एरिया आप कैलकुलेट करोगे इस पोर्शन का, इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये क्या देगा आपका, ये इसके एरिया के बराबर होगा। यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया आप निकालते ही आपको चेंज इन वेलोसिटी के बारे में मिल जाता है। ठीक है, तो हमने तीन तरह का ग्राफ पढ़ा, तीन तरह का ग्राफ पढ़ा, तीनों को सम अप कर देते हैं एक साथ में। बस इतना ही ग्राफ में याद रखना है, ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, हानिकारक है। सवाल जितना ज्यादा बना सको उसी की जरूरत है। जैसे पहला हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या देगा, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी देगा। दूसरा कौन सा ग्राफ है, भीटी ग्राफ दिया हुआ है। भीटी ग्राफ दिया है, इसमें दो चीजें होती है। पहला, अगर एरिया निकालते हो आप, तो एरिया क्या देता है इसका, एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। वहीं पे इसका जो स्लोप निकालोगे आप, तो स्लोप किसका वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू देगा। और वहीं पे एटी ग्राफ दिया है, अगर एटी ग्राफ यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जब निकालते हो, इसमें क्या निकालते हैं हम लोग, स्लोप नहीं निकालते हैं, इसमें हम लोग एरिया निकालते हैं। और इसका जो एरिया का वैल्यू होता है भी फाइनल माइनस भी इनिशियल को देता है। तीन चीजें याद रहेंगी। ग्राफ में हम लोग जनरली तीन तरह का डिस्कस करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप निकालोगे तो क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन देगा, और एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो ये हमारा बेसिक सा पॉइंट है ग्राफ के बारे में। उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे। कल इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर आगे चल के मेरा वर्टिकल मोशन कंप्लीट होगा, और इस तरीके से आप न्यूमेरिकल बनाने में एकदम औसम हो जाओगे। और साथ में ये भी बताना कि ये सारा प्रिसाइज फॉर्म में किस तरीके से आज लगा, कितना बेनिफिशियल रहा, और कितना चीजें तुम सीखे, कितने नए क्वेश्चन बनाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया, और क्या अब तुम फास्ट प्रोसेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर मेरे लेक्चर को फॉलो कर पा रहे हो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा पेस फास्ट हो जाएगा, तुम चीजों को जल्दी समझ पाओगे, आंसर जल्दी कर पाओगे, पेपर जल्दी कंप्लीट कर पाओगे, और तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम बच जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर ओपिनियन। कैसा लगा पूरा का पूरा सेशन बताइएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।